नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। कोविड की दूसरी लहर से अभी लोग ठीक से संभले भी नहीं हैं कि महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स ने 2 से 4 हफ्ते में ही कोविड की तीसरी लहर आने की आशंका जता दी है। कोविड के सबसे संक्रामक डेल्टा प्लस वेरिएंट को इसकी वजह बताया गया है और इसके लिए जिम्मेदार है अनलॉक होने के साथ ही आपकी और हमारी लापरवाही। आशंका तो यहां तक जाहिर की जा रही है कि तीसरी लहर में एक्टिव केस देश में एक दिन में 8 लाख तक पहुंच सकते हैं। जहां प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने लोगों को लापरवाही को लेकर चेताया है, तो वहीं बाजारों में भारी भीड़ को देखकर लगता है कि लोग 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी का मंत्र भुला बैठे हैं। कोविड की तीसरी लहर उन लोगों पर ज्यादा असर डाल सकती है जो अब तक कोविड से बचे रह गए। इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हफ्ते में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने दी चेतावनी। वेव आपसे पूछ के नहीं आएगी, आपको किसी न किसी तरीके से अपनी प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी, सेल्फ प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी। आप सेल्फ प्रोटेक्शन सीरियसली लेंगे तो जो ये छोटी छोटी वेव्स बीच में आएंगी, ये भी हम कर्व कर सकते हैं। तीसरी वेव की आशंका जो महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने कहा है कि शायद 2-3 हफ्ते में आ सकती है, इसको देख के थोड़ा सा ये है कि हम लोग को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी भी हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो हम पिछली बार कहते थे SMS, यानी कि सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, उसको अब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरह हम बोलते हैं, वो रखना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन में ढील के बाद बाजारों में उमड़ने लगी भीड़। कोरोना से अब तक बचे रहे लोगों को सबसे ज्यादा खतरा। फ्रंटलाइन वर्कर्स से पीएम ने किया संवाद। शुरू हुआ ट्रेनिंग का महाअभियान। कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा। सीएम योगी ने भी चेताया, संक्रमण कमजोर हुआ लेकिन खत्म नहीं, लापरवाही पड़ेगी भारी। बीमारी में लापरवाही हमेशा खतरनाक होती है। हम सावधानी और सतर्कता जरूर बनाएं। कोरोना महामारी का संक्रमण वर्तमान में कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। सिर्फ वैक्सीनेशन ही कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर उपाय। डोज लगने के बाद इंफेक्शन हो भी जाए तो ये नौबत आए कि हॉस्पिटलाइजेशन है, वो चांस 20-22% रह जाता है, जो डेटा के हिसाब से। ऑक्सीजन की जरूरत सिर्फ 8% की ही पॉसिबिलिटी रहती है। इमेजिन। वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की अपील। अच्छी सेहत और अच्छी जिंदगी मुबारक हो आपको। बहुत अच्छा किया जो आपने टीका लगवा लिया। कोविड से बचे रहने का सबसे सुरक्षित, सबसे महफूज एक ही तरीका है, ये टीका लगवा लेना। तो आखिरकार किसकी लापरवाही के चलते अब थर्ड वेव पहले आ जाएगी और 2-3 हफ्तों में ही आ सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हमारे साथ खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से KGMC के HOD हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी, वो जुड़ चुके हैं। सीनियर फिजिशियन हैं डॉक्टर वरेश नागरथ जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के डॉक्टर समीर भाटी हैं, सदस्य हैं वो इस कमेटी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही दीपक साहनी फाउंडर हैं हेल्दियंस लेबोरेटरी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज छाबड़ा हैं, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर MC मिश्रा हैं, एम्स के पूर्व निदेशक, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर प्रकाश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कहा यह जा रहा था कि जो थर्ड वेव है उसको लेकर आशंका थी कि सितंबर-अक्टूबर के बीच में हो सकता है कि थर्ड वेव दस्तक दे, लेकिन अब महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने यह डर जता दिया है कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर ही थर्ड वेव आ सकती है। किसकी लापरवाही? तस्वीरें जो सामने आ रही हैं बहुत ही डराने वाली है। हम कह रहे थे वी ऑल आर इन टुगेदर, लेकिन ये कैसा साथ है, कैसी लड़ाई है? चली आ रही हैं और जिस तरह से कई देशों ने
ऐसी वेव्स का सामना किया है, वहीं भारत देश में भी ये संभावनाएं लगातार चेतावनी के रूप में आ रही हैं और हम लोग इसको लेकर के लगातार जागरूक करने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। आपने भी इसमें चेतावनी को अच्छी तरीके से जो जागरूकता के फॉर्म में है वो पहुंचाने का काम किया है। न्यूज़ 18 लगातार इस पर काम कर रहा है, आपको बधाई भी देता हूं। लेकिन जो हमारे लोग हैं, जो हमारी जनता है, क्योंकि ये लड़ाई 130 करोड़ लोगों की है, इसलिए जो बचाव के उपाय हैं, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये जब तक 130 करोड़ लोग इसमें पूरी तरह से पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना योगदान नहीं देंगे, वो लापरवाही बरतते रहेंगे, तो कहीं न कहीं हमारी जो लड़ाई है ये कमज़ोर होगी। जी, जहाँ तक किसी संभावित खतरे की बात है तो मैं ये कह सकता हूँ कि लगातार तैयारियाँ चल रही हैं और उत्तर प्रदेश इस लड़ाई के लिए तैयार है। बिल्कुल, और किस तरह इस लड़ाई के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश, उस पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर नागरथ, सवाल यहां पर यह है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम लगातार चर्चा करते रहे, जागरूक करते रहे, खुद को भी और दूसरों को भी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कोविड अप्रोप्रिएट तो छोड़ दीजिए, हम सही से बिहेव ही नहीं कर रहे। वो भी तब जब सेकेंड वेव में हम में से सब में किसी ना किसी अपने को खोया है, कोई ना कोई पड़ोस का ऐसा शख्स है जिसकी जान गई हो कोविड के चलते। उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही, क्या डर नहीं है अब? जी, सख्त कानून बनाना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति सड़क पर है तो तुरंत उसका चालान कट जाना चाहिए, 2000 रुपए का, 3000 रुपए का, तभी काम बनेगा। और वैक्सीनेशन इसका पक्का सॉल्यूशन है। किसी भी तरीके से हम लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ एडल्ट्स को वैक्सीनेट कर देना है। अब तो बच्चों के लिए भी वैक्सीन्स धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएंगी और वैक्सीनेशन पे खर्चा बहुत ज्यादा नहीं आएगा। हम लोग की जितनी बड़ी इकोनॉमी है उस हिसाब से बहुत बड़ा खर्चा नहीं आएगा। मान लीजिए 50 करोड़ लोगों को हमें करना है वैक्सीनेट, यानी 100 करोड़ डोजेस देनी है और 700 रुपए एक वैक्सीन की कॉस्ट है, तो 70,000 रुपए करोड़ हुआ, जो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है जी। और किसी भी तरीके से हम लोगों को वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को मोटिवेट करके, उनको एडवांसेस दे करके जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट सबको करा देना है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जी। चाहे हमें फॉरेन से मंगानी पड़े वैक्सीन, चाहे हमें मल्टीनेशनल्स को पूरी तरह से अलाउ करना पड़े, कैसे भी हम करें, पर जल्दी से जल्दी सबको वैक्सीनेट करें। बिल्कुल। वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के मेंबर है डॉक्टर समीर भाटी, हमारे साथ इस पैनल में शामिल हैं। डॉक्टर भाटी, जल्द से जल्द सबको वैक्सीन की डोज मिल जाए, इसको लेकर सरकार भी अपनी तरफ से कदम उठा रही है, लोग भी जागरूक होकर अपने अपने नंबर लेकर वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। लेकिन अब भी भारत के कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां मिथ्या है वैक्सीन को लेकर, जहां लोग वैक्सीन के डर से नदी में कूद जा रहे हैं। सरकारी प्रोग्राम चला लीजिए, आप हेल्थ वर्कर्स को भेज लीजिए, लेकिन तब भी वो अवेयर नहीं हो रहे। जी देखिए, अभी वैक्सीन अवेयरनेस के लिए काफी और ग्राउंड लेवल पर प्रोग्राम चल रहे हैं। उतनी हेजिटेंसी नहीं रही जितनी एकदम शुरुआती दिनों में अगर हम देखें तो वो तो हर एक वर्ग के अंदर भी, इवन शहरों के अंदर भी वो हेजिटेंसी थी। धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि आपका रूरल एरियाज के अंदर अभी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है, तो इसके लिए और अभी जागरूकता के प्लान्स चल रहे हैं, जागरूकता के प्रोग्राम हो रहे हैं। और धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अब हेजिटेंसी की बजाय डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, तो धीरे धीरे जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें भी ये हेजिटेंसी काफी हद तक कम हो जाएगी और लोगों को अब समझ आ रहा है कि नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली थी उनका काफी हद तक बचाव रहा है सेकंड वेव के अंदर भी। तो ये चीजें, ये मैसेज पहुंच रहा है लोगों तक। जी, दीपक साहनी जी भी जुड़े हुए हैं। दीपक साहनी जी, मैसेज तो पहुंच रहा है वैक्सीन को लेकर, लोग वैक्सीन लगवा भी रहे हैं, लेकिन क्यों वैक्सीन लगाने के बाद वो क्या खुद को एक कोरोना प्रूफ मान रहे हैं? जो इतनी भीड़ अब बाजारों में देखने को मिल रही है, हर जगह जाइए लोग लालायित दिख रहे हैं, बाहर निकलने को सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हैं, मास्क भूल गए हैं। ये बहुत मिसकंसेप्शन और एक गलत इन्फॉर्मेशन है। जो लोग सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगाना एक ऐसा प्रूफ है जिसके बाद कुछ नहीं होगा। आई थिंक ये बचाव ज़रूर है, इसलिए आपको लगवानी चाहिए,
पर आपका जो भी सोशल सेफ्टी, जो भी आपके नॉर्म्स हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा। मैंने भी देखा काफ़ी जगहों पर लोग भीड़ ऐसे उतर रही है और वैक्सीन लगा के तो लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है। और चाहे वो ऑफिस हों, चाहे जगह हो, लोग बोलते हैं मैं तो वैक्सीनेटेड हूँ और आप मेरे से बचे हुए हैं और मेरे को मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है। और उनको समझना पड़ेगा कि आप अगर किसी भी डॉक्टर से बात करें या किसी भी हेल्थ वर्कर से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि चाहे वो कितने ही टाइम से वैक्सीन क्यों ना हो, उनको वैक्सीनेशन लगी क्यों ना हो, और उनकी एंटीबॉडीज भी बन चुकी हैं। कुछ लोगों ने तो एंटीबॉडीज भी चेक नहीं की, उसके बाद भी उनको कोरोना होने का उतना ही डर है जितना किसी एक नॉर्मल इंसान को है, इसलिए उनको पूरी सेफ्टी रखनी ही पड़ेगी। जी, डॉक्टर एमसी मिश्रा, जो ये थर्ड वेव का खतरा है उसे किस तरह से भाप रहे हैं आप, और जो लोगों का रवैया देखने को मिल रहा है, लापरवाही देखने को मिल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि हमारे दर्शक हैं जो सुन रहे हैं आप सभी को, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे जब अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू कर रहे थे दिल्ली और बाकी राज्य सरकारें, तो हमारा मानना ये था कि अभी पूर्ण रूप से अनलॉकिंग न की जाए, क्योंकि यहाँ पे लोगों को आप लोगों के माध्यम से भी जागरूक किया जाता है, सरकारों के अपने तरीके भी हैं जागरूकता करने के, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं और शॉपिंग एरियाज में, बाज़ारों में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जहाँ पे भी गैदरिंग शुरू हो जाएंगी, समारोह शुरू हो जाएंगे और लोग एकदम से बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि घर में रेस्ट्रिक्शन रहते रहते एकदम से जब उनको लगता है कि अब संक्रमण कम हो गया है, चलो अब कर लेते हैं, और फिर से हम अभी दूसरी लहर से निकल नहीं पाए हैं और तीसरी लहर शुरू हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ी सबके लिए चुनौती हो जाएगी। और इसमें लोगों के बिना सहयोग के, बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि लोगों का बिना सहयोग के इस पर विजय पाना असंभव है, और इसका जो तरीका है वो एक ही है और ये बड़ा साधारण तरीका है, कोई इसकी बहुत ज्यादा कीमत नहीं है कि आप मास्क लगाएं, आप बाहर जा भी रहे हैं तो अच्छे से मास्क लगाएं, और रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहे हैं तो भी दूरी बना के रखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दूरी बना के रखें, शॉपिंग एरियाज में तभी जाएं जब बहुत आवश्यक हो, क्योंकि एक बार फिर से शुरू हो गया ये वो जो तांडव अभी हमने देखा है, अभी उसको बहुत ज्यादा दिन तो हुए नहीं है, बिल्कुल, और फिर से शुरू हो जाएगा, फिर हाहाकार मचेगी और सफर लोग ही करेंगे। इसमें देखिए अपनी लापरवाही का जो खामियाजा है वो तो खुद ही भुगतना पड़ेगा लोगों को, नहीं मानेंगे तो, और फिर आप जितना मर्जी हाय पो करिए, चिल्लाइए, कुछ नहीं होगा, फिर वही स्थिति न पैदा हो कि बिस्तर नहीं है, आईसीयू में बेड नहीं है, ऑक्सीजन हो गई कम, ये हो गया। तो अब ये लोगों के ऊपर है, अभी भी अगर लोग इससे सबक नहीं ले रहे हैं तो ये बड़ा मुश्किल है। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। स्वास्थ्य को अपने हाथ में लेना बहुत आवश्यक है सबको। दूसरी तरफ अब टीकाकरण चल रहा है, टीके उपलब्ध है, आगे से आगे आए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं निजी क्षेत्र में जाके लगवा लें, जो लोग नहीं पैसे देके लगवाना चाहते वो सरकारी केंद्रों में लगवा लें, क्योंकि यही एक तरीके हैं। मास्क वैक्सीन बचाव है, लेकिन वैक्सीन आपको कोरोना प्रूफ नहीं करेगा, ये भी हम लगातार समझ रहे हैं तमाम डॉक्टर से। डॉक्टर पंकज छाबड़ा का भी मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर छाबड़ा, ऐसी स्थिति जिस तरह से डॉक्टर मिश्रा ने भी जिक्र किया कि सेकेंड वेव, जब हमने देखा कि तबाही का तांडव चारों तरफ था, हम सब भी उससे प्रभावित हुए हैं, उसके बावजूद भी इस कदर की लापरवाही, और अब थर्ड वेव जिसमें यह कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में 8 लाख तक हो सकते हैं एक्टिव केस। ये जो हम आजकल बाज़ारों का रुख देख रहे हैं, जिस हिसाब से भीड़ लगी हुई है, ये मुझे फर्स्ट वेव के बाद होली वाला सीन का याद दिलाता, जब होली के टाइम पे बाज़ारों में इतने रश बना था जी। और होली वाले उस 30 मार्च के बाद 15 दिन के बाद जो पूरे देश में हुआ, उन सब से हम वाकिफ़ हैं। तो वही वाला जो दृश्य है वो दोबारा से हमको लोगों में, वही लापरवाही लोगों में दोबारा से देखने को मिल रही है। तो मैं लोगों से यही अपील है कि एक मास्क लगाना और एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, इतना ही करना है हमको। लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। वैक्सीन सरकारी और प्राइवेट दोनों में उपलब्ध है, वैक्सीन लगवा के मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी सिर्फ आवश्यक चीज़ों के लिए जाएं, अभी लग्जरी के लिए बाहर निकलने का टाइम नहीं है, अभी आपको लग्जरी शॉपिंग के लिए बाहर निकलने का टाइम नहीं है, अभी घूमने फिरने वाला टाइम नहीं हुआ, अभी कोरोना का जो सेकेंड वेव पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। इस स्टेज पे अगर आप बाहर निकलेंगे तो सेकेंड वेव ख़त्म होने के कुछ दिनों के बाद थर्ड वेव आ जाएगी,
फिर जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि वही वाला तांडव होगा जो हम सब लोगों ने 2 हफ्ते पहले देखा था, 1 महीने पहले देखा था। बिल्कुल। और हम सवाल उठा रहे थे कि इस चीज की कमी है, सरकार यहाँ पर ये नहीं कर पाई, प्रशासन ये नहीं कर पाया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें अपने गिरेबान में भी झांकने की आवश्यकता है। डॉक्टर वेद प्रकाश, थर्ड वेव के खतरे की आहट हर कोई महसूस तो कर रहा है, जिस तरह की तस्वीरें बाजारों में देखने को मिल रही है, लेकिन तैयारियों की आपने बात की कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुख्ता तैयारियां हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस तरह से तैयारी की जा रही है, लेकिन साथ ही लोगों को भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना है और तमाम नियमों का पालन करना है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, इस तरह के लगातार जो एक जागरूकता के कार्यक्रम हैं चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह का अभी मैं डॉक्टर मिश्रा जी को भी सुन रहा था, अन्य को भी सुना, लोगों के अंदर जो एक डर था इसको लेकर के, जैसे ही सेकेंड वेव कमज़ोर पड़ी है उस डर को निकलते हुए देख रहे हैं हम लोग कि जहाँ भी हम लोग मूव कर रहे हैं, जब अनलॉक हो रहा है, लोगों को मौका मिल रहा है, तो फिर से वो उसी मोड में हैं कि जो हमारे ये जो छोटी छोटी बातें हैं जिनका अनुपालन बहुत सुनिश्चित करना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि ये लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है इफेक्टिवली, जैसा कि डॉक्टर मिश्रा साहब ने कहा कि जब तक हम लोग सब लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे तभी इफेक्टिवली इसको लड़ सकेंगे। और मैंने बार बार कहा, पहले भी कहा कि जो लॉकडाउन है उसकी दुश्वारियां हमने पहले भी देखी, अभी भी देखा है, इकोनॉमिक्स से लेकर के तमाम तरह के नुकसानों को सहन किया है। लेकिन यदि हम लोग लॉकडाउन से आज़ादी चाहते हैं तो इस आज़ादी की जो छोटी सी कीमत है वो है ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्रिवेंटिव जो स्टेप्स हैं इनको बड़े स्तर पे लेना है। साथ ही साथ जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसका काम चल रहा है, जिस तरह से बड़े पैमाने पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके एक्सपेंशन की बात हो रही है, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के इन्वॉल्वमेंट की आशंका ज़्यादा जताई गई थी, इसके लिए भी जिला स्तर पे आईसीयू, एनआईसीयू, नीकू पीकू के इंतजाम हो रहे हैं, इसके लिए लगातार काम चल रहा है। साथ ही साथ जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के लिए जो नई मैन पावर को हम लोग इसमें कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जहां मशीन्स के अलावा जो मैन पावर है ट्रेंड, उसकी कमी बनी हुई है, तो उसको कैसे एक्सपेंड किया जाए और नए लोग कौन होंगे जिनको हम लोग ट्रेनिंग दे करके तैयार कर सकते हैं इस लड़ाई के लिए। तो इन तमाम जो भी विषय हैं उन पे काम चल रहा है। और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन है ये मेन स्टे है कि हम लोग जो मौत का आंकड़ा है, क्योंकि जिस पेंडेमिक की हम बात कर रहे हैं इसमें अंत में जो मौत का आंकड़ा है यही सबसे बड़ा प्रभाव गिना जाएगा जी। इसको कम करने के लिए लगातार इसकी कोशिश होनी चाहिए। वैक्सीनेशन पे अभी और ज्यादा जोर देने की बिल्कुल, वो तमाम आवश्यकता है। कोशिशें तब रंग लाएंगी जब इसमें लोगों की साझेदारी भी उतनी ही जिम्मेदारी के साथ देखने को मिलेगी। डॉक्टर एमसी मिश्रा, एक बार मैं फिर आपका रुख करना चाहूंगी। यहाँ पर जो हम थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, पहले कहा गया कि बच्चों पर सबसे ज्यादा ये असर डाल सकती है, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जिन्हें अब तक जो कोविड से बचे रह गए थे उन्हें ये थर्ड वेव उनके लिए खतरा बनकर आ सकती है। एक सवाल ये, और दूसरा डेल्टा वेरिएंट जो कहा जा रहा है, जरा उसके बारे में आप समझना चाहेंगे। हम देखिए, अभी एक सीरो सर्वे आया है, एम्स और WHO ने मिलकर एक अनुसंधान किया है। जो 5 राज्यों से उन्होंने सीरो सर्वे के सैंपल्स लिए हैं, बच्चों में भी लिए हैं, वयस्कों में भी लिए हैं। और बच्चों में देखने में आया है सबसे कम सीरो पॉजिटिविटी अगरतला में थी, 50% के लगभग, और 90% तक बच्चों में सीरो पॉजिटिविटी पाई गई। हालांकि सैंपल साइज थोड़ा छोटा है, 700 बच्चों में ये किया गया है, लेकिन फिर भी ये एक ट्रेंड दिखाता है कि काफी बच्चों को काफी संख्या में संक्रमण हो चुका है और वो ठीक हो गए। और वैसे भी अगर आप देखें, पहली लहर, दूसरी लहर और दुनिया, बाकी सारी दुनिया का भी जो पूरा 15 महीने का एक्सपीरियंस रहा है और जो भी आंकड़े आए हैं, उसमें बच्चों को मैक्सिमम 10% बच्चे ही प्रभावित हुए हैं और उनमें से भी 99.99% बच्चे अपने आप घर पे ठीक हो गए। बहुत कम संख्या में बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती की आवश्यकता पड़ी और उसमें से भी बहुत कम, रेयरली कोई बच्चे की मृत्यु हुई।
तो ये तो एक अच्छी खबर है। और लेकिन फिर भी इससे कंप्लेसेंट नहीं होना है। टीकाकरण वयस्क अपना कराते रहें, बच्चों के माता पिता, तो बच्चे और सुरक्षित हो जाएंगे। और काफी लोगों को जिनको अभी तक संक्रमण भी नहीं हुआ है, टीकाकरण भी नहीं हुआ है, तो उन लोगों को डेफिनेटली तीसरी लहर में जरूर ज्यादा रिस्क रहेगा संक्रमण होने का। और डेल्टा वेरिएंट जो आपने बात पूछी है जी। तो डेल्टा वेरिएंट जो हमने डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट और जो 60% हमारे महाराष्ट्र में जो जेनोमिक सीक्वेंसिंग हुई उसमें ये वेरिएंट्स थे। कर्नाटक में 44% हमको वेरिएंट मिले और पंजाब में यूके वेरिएंट मिला। और ये जो एक डेल्टा प्लस जो अब आया है उसमें देखा गया है, अभी उसको WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब ये है कि इस वेरिएंट के बारे में पूरी जानकारी वैज्ञानिकों के पास अभी नहीं है जी। कम कुछ एक दो केसेस मिले हैं कई देशों में, भारत में भी मिले हैं, अभी MP और में समय मिले के हैं। साथ साथ जिस तरह रिसर्च आगे बढ़ेगी तो इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। डॉक्टर मिश्रा, आगे भी रुक करूंगी मैं आपका। डॉक्टर समीर भाटी, आपके पास में आना चाहूंगी। तमाम स्टडीज हो रही हैं क्योंकि कहा जाता है कि वायरस को पढ़ने में, समझने में वक्त लग जाता है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो काफी हद तक हमने इसमें मेडिकली बहुत प्रोग्रेस किया है। लेकिन लॉक और अनलॉक के बीच में जो हम ये हड़बड़ी, लापरवाही देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि क्या और कदम उठाए जाने चाहिए ताकि जीवन और जीविका दोनों ही बची रहे? देखिए, जिस तरह से हम 18 महीने से बिल्कुल इसको ग्राउंड लेवल पर देख रहे हैं, इसमें एक चीज समझने वाली बात जरूरी है सबको, दर्शकों को, कि जैसे हम वायरस से बच रहे हैं, वायरस भी हमसे बचने की कोशिश कर रहा है और वायरस भी अपना स्वरूप बदलता रहता है, वो भी म्यूटेट होता रहता है। अभी जैसे डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया कि हमारा जो डेल्टा वेरिएंट अभी जिसको नाम दिया है और जिसकी वजह से सबसे ज्यादा हमारी जो सेकेंड वेव थी उसमें देखा गया कि ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा थी। बहुत सारी रिसर्च आती रहती है सब चीजों के ऊपर, पर अभी जो सबसे ज्यादा रिसर्च और आने वाली है, जिसके ऊपर ज्यादा काम चल रहा होता है, वो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, क्योंकि उससे काफी हद तक चीजें और सामने क्लियर आती है। क्योंकि हमें ये ज्यादा जरूरी होता है जानना कि ये कितना ट्रांसमिएबल है, कितना जानलेवा है, या वैक्सीन इस पर असर करेगी या नहीं। पर अभी तक ये जान लेना जरूरी है कि अभी तक जितनी भी तरह के वेरिएंट है उनके ऊपर जिस तरह के भी जितना डेटा आया, हमारी वैक्सीन कारगर है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो ये लॉकडाउन और अनलॉक के बीच का जो ये समय मिलता है, इस समय में अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव बिल्कुल वैक्सीन लगाएं, खुद को प्रोटेक्ट करें और बाकी तमाम नॉर्म्स का पालन भी करें। डॉक्टर पंकज छाबड़ा, आपसे चाहूंगी कि आप दर्शकों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाएं कि क्या उन्हें इस वक्त अपनी प्रायोरिटी में रखना है और कौन सी चीजें वेट कर सकती हैं। अभी प्रायोरिटी तो वैक्सीनेशन की है और SMS जिसको हम बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन की है। अपनी प्रायोरिटी में ये है कि अपनी जो जीविका है, अपना जो जॉब है, अपनी जो नौकरी है, वो तो हमने को करनी है, उसके लिए तो हम घर से बाहर निकलना है। लेकिन लग्जरी कामों के लिए घर से बाहर निकलना अभी अवॉइड करें। अभी मैं न्यूज़ चैनल, किसी और न्यूज़ चैनल में देख रहा था कि जितने भी हिल स्टेशन हैं दोबारा पे उसमें बुकिंग फुल हो गई है। तो वो एक पॉजिटिव संकेत, एक अच्छा संकेत नहीं दे रहा कि लोगों ने अनलॉक होने के बाद घूमना फिरना शुरू कर दिए, हॉलिडे मूड में लोग आ गए और अभी तक लोगों ने अपना इस वायरस को समझने में देरी की है और अभी भी उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं। तो अपनी प्रायोरिटीज को सेट रखें, अपने काम पे ध्यान दें जी। लेकिन लग्जरी का काम अभी नहीं है। बिल्कुल, लग्जरी इंतजार कर सकती है, जो बहुत जरूरी है वो काम सबसे पहले होना चाहिए। डॉक्टर नागरथ, एक फाइनल कॉमेंट आपसे। जी, तो कहा जा रहा है कि वैक्सीन प्रिवेंट नहीं करेगी पूरी तरह, ये तो ठीक है, लेकिन वैक्सीन भर्ती होने की आवश्यकता को बहुत कम कर देगी, वायरस के मारक क्षमता में बहुत ज़्यादा न्यूनता ले आएगी। तो भले वो आपको छोटे मोटे उसके इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करे, लेकिन आपको मोर्टेलिटी से ज़रूर बचाएगी। अच्छा, डेल्टा जो वेरिएंट है ये यूके का वेरिएंट है और यूके के वेरिएंट में डबल अभी तक कि इसकी मारक क्षमता बाकी वेरिएंट से अधिक है। अभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। जी बिल्कुल। तो
किसी भी वेव से डरने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। डॉक्टर मिश्रा। और वेरिएंट कोई भी हो, ये देखिए एकेडमिक इंटरेस्ट का होता है, रिसर्च इंटरेस्ट का होता है। हमारे वैज्ञानिकों को ये जानना आवश्यक है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जिनोमिक सीक्वेंसिंग, डॉक्टर भाटी साहब ने कहा जिनोमिक सीक्वेंसिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब वेरिएंट्स आते हैं, क्योंकि वैक्सीन्स को उसके हिसाब से फिर ट्वीक करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, जिससे कि जो भी वैक्सीन हमारे इस्तेमाल के लिए बाजार में आ रही है वो वेरिएंट्स के अगेंस्ट भी काम करे, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों पे छोड़ दें वेरिएंट्स के बारे में। हम लोगों का जो काम है, दायित्व है, वो है मास्क, डिस्टेंसिंग और बचाव के उपाय, टीकाकरण कराना। तो ये हम लोग करें और बाकी वैज्ञानिकों पे छोड़ दें, वो आपके लिए वैक्सीन फिर से ठीक करके देंगे। अगर वेरिएंट कोई ऐसा आ गया तो फिर से तो हमें उस तरह के डिस्कशन में नहीं पड़ना है। डॉक्टर साहनी। आई थिंक जैसे सबने कहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि वैक्सीन अगर हमको लग जाती है तो काफ़ी कुछ कंट्रोल हो सकता है, बट 100% कंट्रोल नहीं होगा, और 100% कंट्रोल हमारे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और मास्क लगाने से ही होगा। और सेकेंडली, जितना हो सके हम लोग बाहर अवॉइड करें, जितना सोचें कि अनलॉक हो चुका है उस अनलॉक को उतना कंट्रोल रखें, अपने ऑफिसेज में कंट्रोल रखें, एम्प्लॉयर्स 100% ना खोलें, और मुझे लगता है मार्केट्स भी अगर 100% ना खोलें और वीकेंड्स में बंद रहें तो अच्छा रहेगा, और हम उससे काफ़ी कुछ कंट्रोल में रख सकते हैं वेव 3 पे भी। बिल्कुल। डॉक्टर वरेश नागरथ, एक बार फिर मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि लेकिन कई ऐसे केसेस भी आए हैं जो डेस्परेशन दिख रहा है लोगों में अनलॉक होते ही, कि वो घर में बैठे बैठे इस कदर उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो चुकी है कि वो बस बाहर निकलना चाहते हैं। तो ऐसे में घर में रहकर ही किस तरह पीस ऑफ माइंड बनाया जाए, क्या आप उसके लिए एडवाइस करेंगे? देखिए, अपने को बिजी रखना है किसी भी तरीके से, और अच्छे कामों में बिजी रखना है। घर में बच्चे हैं, बच्चों को टाइम दें, बच्चों के अंदर हॉबीज डेवलप करवाएं, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे सीरियल देखें, और अपने ब्रेन को लगातार इन्वॉल्व रखें। ऐसा करना होगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी एक्सपर्ट्स का इस पर बताने के लिए किस तरीके से हम थर्ड वेव के खतरे को कम कर सकते हैं और अपनी जो लापरवाही की आदत है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज हमने इसी पर जाना कि थर्ड वेव की आशंका 2 से 3 हफ्तों के अंदर